नमस्कार साथियों। ये हमारा सागर यूथ पाठशाला लेक्चर सीरीज का एक बिल्कुल ही नया अध्याय है। इसके जस्ट पहले अपन ने राज्यपालों का अध्ययन पूर्णतः कंप्लीट किया था, जिसमें अपन ने राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल से संबंधित सभी प्रकार के संवैधानिक प्रावधान एवं राज्यपाल की तमाम सारी शक्तियों का अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम राज्य की विधानसभाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। विधानसभा का गठन मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हुआ था, ठीक है। फिर विधानसभा से संबंधित शक्तियां क्या हैं, ठीक है। विधानसभा के कौन कौन से अधिकारी होते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन इस लेक्चर में करेंगे और इसको भी अपन एक दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की, ठीक है। हालांकि इसका अध्ययन तो अपन ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली विधानसभा के विषय में। 15 अगस्त 1947 से पहले की यदि बात करें हम, तो 15 अगस्त 1947 से पहले अर्थात आज़ादी से पहले जो पूरा भारत था ये बहुत सारी छोटी छोटी सी रियासतों में विभाजित था। आज़ादी के बाद ये सभी रियासतें धीरे धीरे करके भारत संघ में शामिल होती चली गई। उसके बाद संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, तब लोकसभा और विधानसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर अमल किया गया। इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 से पूर्व देश में अनेक छोटी बड़ी रियासतें थीं और देशी राज्य जो हैं अस्तित्व में थे, जहां का एडमिनिस्ट्रेशन वहां के राजा के नियमों के अनुसार संचालित होता था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इन रियासतों एवं देशी राज्यों का स्वतंत्र भारत में विलय एवं एकीकरण किया गया, ठीक है। तो वही चीज़ है जो मैंने बताई कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ वैसे ही इन छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण हुआ। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ तो 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो लोकसभाएं थी मतलब संसद थी और राज्यों का जो विधानमंडल था वो कार्यशील हुआ। प्रथम आम चुनावों के बाद ये चीज़ें क्रियाशील हुई। क्या क्या? संसद से संबंधित शक्तियां और राज्य के विधानमंडल से संबंधित विभिन्न शक्तियां। उसके पहले हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं आपके लिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसके लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी शॉर्ट में हम बता देते हैं आपके लिए कि ये वाला जो ग्रीन कलर का आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा कहलाता था मध्य भारत स्टेट, ठीक है। जो ये मध्य भारत स्टेट की दो राजधानियां थी, एक तो होती थी ग्वालियर और एक होती थी इंदौर। जो रेड कलर का आपको ये एरिया दिख रहा है ये थे विंध्य प्रदेश, जो कि पार्ट सी में शामिल था। मध्य भारत वाला जो एरिया है उसको पार्ट बी में शामिल किया गया था। ब्लू कलर का आपको जो एरिया दिख रहा है ये भोपाल रियासत थी, ये भी पार्ट सी में शामिल हुई थी। और येलो कलर का आपको ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये सीपी बरार था, जिसे पार्ट ए नाम दिया गया था, ठीक है। इस टाइप से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसका वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। कुछ समय पहले ही मैंने ये कंप्लीट किया था। सब चीज़ें उसी के आगे से कंटिन्यू हो रही हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के गठन की यदि हम बात करें तो सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो ये तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तब ये विधानसभा अस्तित्व में आई। पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल में लगती थी और ये जो इमेज देख रहे हैं आप ये मध्य प्रदेश की नई विधानसभा है, जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, और दोनों ही भोपाल में लोकेटेड हैं। बात ये नहीं है, ये तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का गठन किन किन चीज़ों से मिलकर हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, ये वाला जो एरिया है पूरा
ये हुआ करता था क्या, सीपी बरार। ठीक है। उसके बाद मध्य भारत, तो ये वाला क्षेत्र पूरा था क्या, मध्य भारत। ठीक है। उसके बाद है विंध्य प्रदेश। ठीक है। तो ये वाला जो इलाका है ये है पूरा कौन सा, विंध्य प्रदेश। उसके बाद भोपाल, तो ये छोटी सी रियासत बीच में कौन सी थी, भोपाल। तो इन सभी को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। तो अपन ये भी बात चर्चा करेंगे इसमें कि जब मध्य प्रदेश नहीं बना था और ये सारे इलाके अलग अलग थे, तो इनकी विधानसभाएं भी अलग अलग थी। उनके विषय में भी अपन आज ही चर्चा करेंगे। इन सभी घटक राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं थी। मध्य प्रदेश के गठन से पहले ये जितने भी राज्य थे, इन सभी राज्यों की अपनी अपनी पर्टिकुलर विधानसभाएं भी थी। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप इन चारों विधानसभाओं को एक विधानसभा में समाहित किया गया। मतलब ये सभी एरिया जो है रीऑर्गेनाइज हुए और गठन हुआ नए मध्य प्रदेश का। अतः 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई। तो मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई थी। अब अपन बात करते हैं जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था। ठीक है। उस समय इन सभी राज्यों की या इन सभी इलाकों की अलग अलग विधानसभाएं थी। उन्हीं में से एक क्षेत्र था कौन सा, विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश की विधानसभा की अपन चर्चा कर लेते हैं। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की विधानसभा की स्थापना हुई। विंध्य प्रदेश अपना रीवा वाला इलाका, ये जो रेड कलर का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो ये है कौन सा, विंध्य प्रदेश। ठीक है। तो विंध्य प्रदेश की अपनी एक अलग विधानसभा थी और इस विधानसभा की स्थापना हुई थी कब, 4 अप्रैल वर्ष 1948 को। ठीक है। इसे बा श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले ये बी स्टेट में शामिल था लेकिन बाद में फिर सी स्टेट में शामिल हुआ था। और इसके राज्य प्रमुख श्री मार्तंड सिंह थे। ठीक है। जो ये विंध्य प्रदेश बना था इसके जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, श्री मार्तंड सिंह थे। सन 1950 में इस राज्य को बा श्रेणी से सा श्रेणी में स्थानांतरित किया गया। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था कि विंध्य प्रदेश जो है ये सा श्रेणी में शामिल था, पार्ट सी का इलाका था, लेकिन पार्ट सी से भी पहले ये पार्ट बी में शामिल था। ठीक है। तो ये जो राज्य है जब गठित हुई थी विंध्य प्रदेश की विधानसभा, उस समय ये पार्ट बी का हिस्सा था। ठीक है। लेकिन 1950 में इसे सी श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अब विधानसभा के गठन की बात करें। ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि विंध्य प्रदेश की विधानसभा 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी, पार्ट बी का हिस्सा थी, फिर उसको 1950 में पार्ट सी में शामिल किया गया। ठीक है। अब सन 1952 में आम चुनाव में विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए। अभी जस्ट आपने ये फैक्ट पढ़ा कि पहले आम चुनाव हुए थे कब, 1952 में। और 1952 के इन आम चुनाव में कितने सदस्य चुने गए थे बेटा, 60 सदस्य। विधानसभा के अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। तो याद रखना विंध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, श्री शिवानंद। 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया। उपराज्यपाल के प्रदेश का अर्थ ये होता है क्योंकि मार्तंड सिंह जी यहाँ के राज प्रमुख थे। ठीक है। और वे तो रीवा रियासत के राजा भी थे, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल के स्थान पर किसकी नियुक्ति हुई थी, उपराज्यपाल की। ठीक है। तो उपराज्यपाल का क्षेत्र बना दिया गया और पंडित शंभुनाथ शुक्ल को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। कहाँ का बेटा, रीवा क्षेत्र का। मतलब विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कौन, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई थी। आम चुनाव हुए, आम चुनाव के बाद 60 सदस्य चुने गए, उपराज्यपाल का क्षेत्र बना ये, पंडित शंभुनाथ शुक्ल यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने। और इस विंध्य प्रदेश विधानसभा की जो पहली बैठक है वो हुई कब, 21 अप्रैल वर्ष 1952 को। इसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष का रहा क्योंकि उसके बाद विंध्य प्रदेश मर्ज हो गया था किसमें, मध्य प्रदेश में।
ठीक है, इसलिए कार्यकाल इसका रहा कब तक, 4.5 वर्ष तक इस पूरे विंध्य प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल रहा। इस दौरान लगभग 170 बैठकें हुई और श्री श्याम सुंदर श्याम विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। अध्यक्ष थे कौन, श्री शिवानंद, और श्री श्याम सुंदर श्याम जी इसके उपाध्यक्ष रहे। मुख्यमंत्री थे कौन, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। फिर अपन बात करते हैं भोपाल विधानसभा की, क्योंकि मध्य प्रदेश के गठन से पहले ये सारी विधानसभाएं अलग अलग थी। तो ये जो ब्लू कलर का आप एरिया देख रहे हो, ये है बेटा कौन सा, भोपाल विधानसभा का क्षेत्र या भोपाल एरिया। इसकी विधानसभा अपने आप में अलग थी। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे बेटा, 1952 में। तो प्रथम आम चुनाव से पहले, प्रथम आम चुनाव से पूर्व भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता था। तो केंद्र शासित क्षेत्र था, जैसे आज के टाइम पे नहीं, पुडुचेरी है, ठीक है, और दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये सब क्या है, केंद्र शासित क्षेत्र ही तो है, ठीक है। तो वहाँ पर नॉर्मली मुख्य आयुक्त होता है जो वहाँ पर पूरे के पूरे प्रशासन को संभालता है। ऐसे ही भोपाल जो है प्रथम आम चुनाव से पहले कैसा एरिया था, मुख्य आयुक्त के द्वारा शासित होता था, अर्थात एक केंद्र शासित क्षेत्र था। इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ 7 श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो पार्ट सी में विंध्य प्रदेश भी आ गया और पार्ट सी में भोपाल भी आ गया। अब विधानसभा की संरचना की यदि हम बात करें तो भोपाल विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे, 30 सदस्य। इनमें 6 सदस्य थे अनुसूचित जाति के, 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से चुनकर आया था और 23 सदस्य सामान्य क्षेत्र से चुनकर आए थे, ठीक है। और 30 चुनाव क्षेत्रों में से 16 चुनाव क्षेत्र से 1 सदस्य चुना गया और 7 चुनाव क्षेत्र से 2-2 सदस्य चुने गए, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगा लो, 7 चुनाव क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2 सदस्य चुने गए, क्योंकि बड़े बड़े एरिया तो 14 लोग यहां से चुने गए और 16 लोग यहां से चुने गए, और 14 और 16 कितने हुए, 30, ठीक है। तो कितनी सीटें थी यहां पर, 30 सीटें। अब विधानसभा के गठन एवं कार्यकाल की यदि हम बात करें तो प्रथम आम चुनाव के बाद विधिवत विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 वर्ष तक रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे विंध्य प्रदेश का जो टाइम पीरियड था उसका भी लगभग 4.5 वर्ष तक का था, ठीक है। तो वैसे ही किसका था, भोपाल का। भोपाल के जो मुख्यमंत्री थे वे थे कौन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे श्री सुल्तान मोहम्मद खान। कौन चुने गए थे बेटा, श्री सुल्तान मोहम्मद खान। और उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए थे श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। कौन चुने गए थे बेटा, श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। किस पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर। चलिए अब अपन बात करते हैं मध्य भारत विधानसभा की। और मध्य भारत के क्षेत्र को यदि आप देखो तो ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, ये है पूरा कौन सा, मध्य भारत का क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। इसकी 2 राजधानियां थीं, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है। तो मध्य भारत इकाई की स्थापना की बात करें तो मई 1948 में ग्वालियर, इंदौर और मालवा की रियासतों को मिलाकर, कौन कौन सी, ग्वालियर, इंदौर एवं मालवा रियासतों को मिलाकर मध्य भारत इकाई की स्थापना हुई। ग्वालियर, इंदौर और मालवा की रियासतों को मिलाया गया और इकाई की स्थापना हुई, मध्य भारत इकाई की स्थापना की गई। ग्वालियर राज्य सबसे बड़ा होने के कारण श्री जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राज प्रमुख बनाया गया। और इस समय राज प्रमुख का जो दर्जा है वो राज्यपाल के समकक्ष होता था, ठीक है। तो श्री जीवाजी राव सिंधिया आजीवन यहाँ के राज प्रमुख बनाए गए। और श्री लीलाधर जोशी को ग्वालियर का मुख्यमंत्री एवं मध्य भारत का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। किसे, श्री लीलाधर जोशी के लिए, ठीक है। तो जीवाजी राव सिंधिया आजीवन यहाँ के राज प्रमुख बना दिए गए
और मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए कौन? श्री लीलाधर जोशी। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स अपन लोग देख लेते हैं। इस मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ली। ठीक है, ये पहले गठित हो चुकी थी 1948 में। ठीक है, सन 1952 के आम चुनावों में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान रखे गए। ठीक है, तो कितनी, जैसे भोपाल राज्य में कितनी सीटें थी? 30 सीटें। मध्य भारत विधानसभा में कितनी सीटें हो गई? 99 सीटें। मध्य भारत में 59 एक सदस्यीय एवं 20 द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। 59 एक सदस्यीय मतलब 59 जो एरियाज थे हर एक सीट के, उनमें से एक एक व्यक्ति चुना गया, और 20 ऐसे बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र थे जहां से 2 व्यक्ति चुने गए थे। कुल 99 स्थानों में से 17 स्थान अनुसूचित जाति के लिए और 12 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखे गए थे। तो इससे आप लोग ये भी समझ सकते हो कि इस समय तो संविधान लागू हुआ नहीं था, तो संविधान लागू होने से पहले भी हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था थी। आपके सामने तथ्य है। ठीक है, और ये तथ्य जो है मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ, ये जो तथ्य है पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने क्लैरिफाई किए हैं, उसके बाद इन स्लाइड्स में इन तथ्यों को डाला है। ठीक है, तो मध्य भारत में टोटल सीटें कितनी थी? 99 स्थान थे। 59 इन 99 स्थानों में से 59 स्थान ऐसे थे जिनसे एक सदस्य चुना गया था, और 20 स्थान ऐसे थे जिनमें से 2-2 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, तो आप यहीं पे से अनुमान लगा लो, 20 स्थानों से 2 सदस्य मतलब कितने सदस्य चुने गए? 40। ठीक है, और 40 और 59 कितने हो गए? 99। ऐसे 99 स्थान भरे गए। कुल 99 स्थानों में से 17 स्थान एससी के लिए, 12 स्थान एसटी के लिए सुरक्षित रखे गए थे। इस प्रकार से स्थापित हुई थी क्या? मध्य भारत की विधानसभा। तो मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ। इस विधानसभा का कार्यकाल लगभग 4.5 वर्षों तक संचालित रहा। तो 4.5 वर्ष के बाद तो ये मर्ज हो गया था किसमें? मध्य प्रदेश में। विधानसभा अध्यक्ष थे श्री पटवर्धन और उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है, तो पटवर्धन जी अध्यक्ष थे और विष्णु विनायक सरवटे इसके उपाध्यक्ष थे। फिर अब अपन बात करते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार की विधानसभा के बारे में। तो ये येलो कलर का जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, यही एरिया है एक्चुअली कौन सा? सीपी बरार का क्षेत्र। ये एरिया है कौन सा? सीपी बरार। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के गठन से पहले सबसे बड़ा क्षेत्र था, यही है एक्चुअली सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार राज्य की यदि बात करें तो वर्तमान महाकौशल मतलब जबलपुर वाला एरिया, छत्तीसगढ़ आप जानते ही होंगे, और महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को मिलाकर सीपी बरार राज्य अस्तित्व में आया था। इसका भी मैं पूरा इतिहास आपको समझा चुका हूं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश वाला जो मेरा लेक्चर है उसको ओपन करके आप इस पूरे क्षेत्र को समझ सकते हैं। ठीक है, राज्य पुनर्गठन के बाद महाकौशल छत्तीसगढ़ का क्षेत्र अर्थात पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसे आज हम सेंट्रल प्रोविंसेस कहते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बन गया। अब विधानसभा की बात करें तो इस क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्रों को भी वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये सीपी बरार भी किसका हिस्सा बन गया? आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तो अपन ने इतिहास पढ़ा है किसका? विधानमंडलों का। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? संवैधानिक प्रावधान इन विधानमंडलों से संबंधित सभी प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। विधानमंडल,
ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे संवैधानिक आधार की। तो संविधान का छठा भाग, जो संविधान का छठा भाग है, इसको कहा जाता है राज्यों का संविधान। ठीक है। तो संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक, कौन से अनुच्छेद से बेटा? 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों का वर्णन यहां पर किया गया है। ठीक है। तो राज्य विधानमंडल से संबंधित हर एक चीज का वर्णन आपको मिलेगा छठे भाग में। ठीक है। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। जो पूरा भारत है वो कैसे बना है? पूरा का पूरा भारत बना है जो अलग अलग राज्य थे या देशी रियासतें थी उनके एकीकरण से, और इसी के बारे में प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 1 में। क्या कहता है अनुच्छेद 1? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो संघीय शासन प्रणाली को हमारे यहाँ अपनाया गया है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप राज्यों में भी केंद्र के समान राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से कहा जाता है भारत की संसद, वैसे ही राज्य विधानमंडल क्या है? उस राज्य का राज्यपाल, उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा, इन सभी को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या? राज्य का विधानमंडल। ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या कहता है बेटा अनुच्छेद 168? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ठीक है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दो सदनों से मिलकर बनता है। यही चीज मैंने अभी आपको बताई है कि जो राज्यपाल, उच्च सदन कौन सा हो गया? विधान परिषद, और निम्न सदन कौन सा हो गया? विधानसभा। इन सभी से मिलकर बनता है राज्य का विधानमंडल। लेकिन मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है ये एक सदनीय है। इसमें सिर्फ एक सदन है, और वो कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। तो मध्य प्रदेश विधानमंडल की यदि हम बात करें तो राज्यपाल और विधानसभा को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या? विधानमंडल। ठीक है। जहां केवल एक सदन होता है वहां उसका नाम विधानसभा होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल कार्यरत है। ठीक है। तो हमारे यहाँ एक सदन है तो उसको, उस सदन को क्या बोलेंगे? विधानसभा कहेंगे। ठीक है। और पूरे भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां का विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। तो मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल का अर्थ क्या है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल और मध्य प्रदेश की विधानसभा, क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद तो है नहीं। अब द्विसदनीय व्यवस्था की बात करते हैं। तो जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, ऐसे कितने राज्य हैं? 6 राज्य। वहां विधानमंडल में होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। जैसा कि अभी आपको बताया, विधान परिषद को कहा जाता है क्या? उच्च सदन। इसी का ही एक और नाम है क्या? द्वितीय सदन। ठीक है। प्रथम सदन नहीं है, याद रखना। विधान परिषद को कहा जाता है क्या? द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन। ठीक है। जबकि विधानसभा, जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, उसको कहा जाता है निचला सदन। क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र है और जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि बैठता है कहां पर? विधानसभा में। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? प्रथम सदन। और इसीलिए इसका एक और नाम मिलता है क्या? लोकप्रिय सदन। ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे आप लोग। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें
तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को स्थापित होता है क्या? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की स्थापना के लिए 7वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। तो ये भी आप याद रखोगे कि मध्य प्रदेश की स्थापना के लिए कौन सा? 7वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश राज्य बना था उसी समय विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, और आज के टाइम पर सिर्फ राष्ट्रपति को एक अधिसूचना जारी करनी है और राज्य में विधान परिषद की स्थापना ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन जरूरत महसूस नहीं की गई आज तक कि इस प्रकार से विधान परिषद हमें चाहिए है या नहीं चाहिए है। ठीक है, तो अलग से कुछ भी अब संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है भविष्य में। अगर कभी भविष्य के नेताओं को अगर ऐसा लगता है कि विधान परिषद की आवश्यकता है तो सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी कर दें और मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो वो अलग से संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ है जिससे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है उसमें इसका प्रावधान पहले से मौजूद है। ठीक है, अतः वर्तमान में मध्य प्रदेश एक सदनीय विधानमंडल वाला राज्य है। ठीक है, अब राज्य विधानसभा की अपन बात करते हैं। तो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन राज्य विधानसभा कहलाता है। राज्य की विधानमंडल का जो निम्न सदन है वो क्या कहलाता है? राज्य की विधानसभा कहलाता है। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको चुनने के लिए हम लोग वोट देते हैं कि नहीं? ठीक है, चूंकि हमारे द्वारा चुने गए सदस्य वहां पर बैठते हैं इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी है? 500 और मिनिमम कितनी है? 60। मैक्सिमम 500, मिनिमम है 60। परंतु अनुच्छेद 170 के कुछ अपवाद हैं। कैसे? जो छोटे छोटे से राज्य हैं वहां पर 60 से भी कम सीटें हैं। जैसे गोवा में सिर्फ 40 विधानसभा सीटें हैं। मिजोरम में भी कितनी विधानसभा सीटें हैं? 40। और सिक्किम में कितनी है? 32 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो ये जो 3 राज्य हैं ये अनुच्छेद 170 का क्या है बेटा? अपवाद है। इन राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत, कौन सा अनुच्छेद है बेटा? 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 170 का अपवाद कहलाते हैं कौन कौन से? गोवा, मिजोरम और सिक्किम। मिजोरम में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 40। गोवा में भी 40 और सिक्किम में सबसे कम 32 है। परंतु संवैधानिक प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 170 में, जो क्या कहता है कि विधानसभा सीटें किसी भी राज्य में 60 से कम नहीं होना चाहिए। परंतु इन राज्यों में कौन सा अनुच्छेद लगता है? अनुच्छेद 371, और उसके तहत इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब सदस्य संख्या के आधार पर हम बात करें तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग होती है। तो हर विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग होती है। यह संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो जितना बड़ा राज्य होगा उतनी ज्यादा वहां पर विधानसभा सीटें होंगी, और जितना छोटा राज्य होगा उतनी छोटी विधानसभा, उतनी कम विधानसभा सीटें होंगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, हम सागर से हैं और सागर में हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय, बहुत सज्जन और बहुत कर्मनिष्ठ विधायक हैं,
ठीक है। उनको क्या करते हैं, हम ही लोग चुनकर भेजते हैं, ठीक है। इसीलिए विधानसभा कैसा सदन हो गया, लोकप्रिय सदन, ठीक है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कितनी? 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में विधानसभा के सदस्यों की कुछ विशेष योग्यताओं का वर्णन मिलता है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली चीज क्या है बेटा, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो आयु से संबंधित प्रावधान कितने का है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और संसद द्वारा किसी कानून के माध्यम से निर्धारित अन्य योग्यता को भी पूरा करता हो। जैसे निकट भविष्य में मान लो संसद अगर ये नियम बना दे एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो वो नियम भी यहां पर लागू हो जाएगा। इसीलिए ये वाला पॉइंट यहां पर छोड़ दिया गया है, क्या कि संसद द्वारा किसी कानून के माध्यम से निर्धारित अन्य योग्यता को भी पूरा करता हो, ठीक है। मतलब संसद भविष्य में अगर इनसे संबंधित कोई सा कानून बना देती है, ठीक है, तो वो भी इनको वो उस क्राइटेरिया को भी इन्हें पूरा करना होगा। अन्य आवश्यक शर्तें क्या है कि उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा सरकारी पद जिस पर नियोजित होने पर व्यक्ति को सैलरी मिलती है उसको कहा जाता है क्या, लाभ का पद। तो उस व्यक्ति को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं सदस्यों की अयोग्यता के विषय में। यहां तो अपन ने बात कर ली किसकी, कि एक विधायक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। अब अयोग्यता का अर्थ है क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विधानसभा सदस्य की कुछ प्रमुख अयोग्यताएं क्या हैं, न्यायालय द्वारा पागल घोषित ना कर दिया गया हो। अगर कोई कोर्ट केस के तहत उस व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया है या फिर दिमागी रूप से पैदल घोषित कर दिया है, तो फिर वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता। दिवालिया हो, अगर उसी कोर्ट केस में, किसी कोर्ट केस में उसको ये घोषित कर दिया कि वह दिवालिया, उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ठीक है, ये अभी अपन पॉलिटी में भी पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार अयोग्य हो। अब यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट आ गया कि अगर संसद भविष्य में कोई भी ऐसा कानून बना देती है, ठीक है, जिससे अयोग्यता सिद्ध होती है, ठीक है, तो उसके तहत भी वह व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाएगा। अब अपन कार्यकाल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, नॉर्मली विधानसभा का कार्यकाल होता था 5 इयर्स का, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, वर्ष 1976 में। इसके अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया गया। विधानसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 5 इयर्स का जो टेन्योर है वो पूरा नहीं भी हुआ है तो भी राज्यपाल उसे भंग कर सकता है। लेकिन पॉइंट क्या नोट करना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उससे जो नॉर्मल कार्यकाल था 5 इयर्स का उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया 6 इयर्स का। संकटकालीन घोषणा के समय संसद विधानसभा की अवधि बढ़ा सकती है। मतलब जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया हो या फिर देश में आपातकाल की घोषणा हो गई हो, तो उस परिस्थिति में जो हमारी संसद है वो उस विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। लेकिन कितना, तो ऐसी स्थिति में संसद एक बार में अधिकतम
1 वर्ष तक ही इस अवधि को बढ़ा सकती है। कितना? एक बार में 1 वर्ष के लिए यह अवधि बढ़ सकती है। संकटकालीन घोषणा समाप्त होने के बाद, मतलब जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, विधानसभा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, तो जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है वैसे ही क्या करना होगा, 6 माह के अंदर अंदर नई विधानसभा के चुनाव कराने होंगे ही होंगे। ठीक है, तो याद क्या रखना है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो नॉर्मल कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया कितना, 6 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में संसद क्या कर सकती है, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और आपातकाल की समाप्ति के साथ ही 6 माह के अंदर अंदर नई विधानसभा के चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। फिर क्या हुआ, फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसको भी ध्यान से समझना। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से पुनः हो गया कितना, 5 वर्ष कराने के लिए जनता पार्टी सरकार ने 7 अप्रैल 1977 को लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया। 13 अप्रैल 1978 को यह विधेयक कानून बना, और 44वां संविधान संशोधन हुआ किस वर्ष, 1978 में, जिसके अनुसार फिर से कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कर दिया गया 5 वर्ष। ठीक है, तो अभी वर्तमान में विधानसभा का कार्यकाल कितना है बेटा, वर्तमान में विधानसभा का कार्यकाल है कितना, 5 वर्ष का। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं विधानसभा सदस्यों के विशेष अधिकारों के बारे में। तो विधानसभा के सदस्यों को संसद के सदस्यों के समान ही भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब बहुत से वही विशेष अधिकार है जो संसद सदस्यों को प्राप्त होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, विधायक और सांसद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और कई बार कुछ चुभने वाले जो शब्द है वो भी बोल दिए जाते हैं, तो इसके लिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध वे चाहे कुछ भी कहें, परंतु उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता। इसको भी आप लोग याद रखोगे कि विधानसभा में विधानसभा में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, किसी पर टिप्पणी कर दी, तो भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, ये उसका विशेषाधिकार है। और विधानसभा के अधिवेशन के दिनों में सदस्यों को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी अनुमति के बिना सदस्यों को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं किसे, विधानसभा के सदस्यों को, और इससे भी थोड़े से अधिक और अधिकार मिलते हैं किसे, संसद के सदस्यों को। वो अपन संविधान में पढ़ेंगे। फिर अपन बात करते हैं बेटा गणपूर्ति की या कोरम। इस कोरम का अर्थ होता है कि विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए मिनिमम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो विधानसभा की बैठक को वैध माने जाने के लिए कम से कम 10 सदस्य, कितना है, कम से कम 10 सदस्य, अथवा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो, उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे अब आप देखो, अपन ने देखा गोवा, तो गोवा में कुल सदस्य कितने हैं, 40, तो उसका 10% कितना हुआ, 4, तो वहां पर नियम लागू हो कम से कम 10 सदस्य का। ठीक है, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों के लिए नियम लागू होगा कौन सा, 10वें भाग का, ये वाला, जो भी अधिक हो। ठीक है, यदि निर्धारित संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते तो बैठक वैध नहीं मानी जाती है। फिर क्या होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उस बैठक को ही निरस्त कर देता है। निर्धारित संख्या पूरी होने पर ही विधानसभा की बैठक आयोजित की जा सकती है। आवश्यक गणपूर्ति ना होने पर बैठक को स्थगित किया जा सकता है या बैठक स्थगित कर दी जाती है। अब विधानसभा के सत्र की बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1 वर्ष के भीतर विधानसभा के कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है।
कितने, कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। पहले अधिवेशन की समाप्ति और दूसरे अधिवेशन के प्रारंभ के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 अधिवेशनों के बीच मैक्स टू मैक्स 6 माह तक का अंतर हो सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाता है और राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त भी करता है। ठीक है, तो अधिवेशन बुलाना और अधिवेशन समाप्त करना, ये सब किसका काम हो गया, राज्यपाल का, जो अपन ने अभी कुछ समय पहले समझा था। फिर अपन वेतन एवं भत्तों की बात करें तो सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते समान नहीं होते, हर राज्य के अलग अलग होते हैं। सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधित विधानमंडलों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो वही जो विधानसभा है वही निर्धारित करेगी कि विधायकों को कितना क्या वेतन दिया जाएगा, कानून बनता है इससे संबंधित। मासिक वेतन के अतिरिक्त अधिवेशन के दिनों में दैनिक भत्ता भी इनको दिया जाता है। मासिक वेतन तो मिलेगा और अधिवेशन जो ये लोग अटेंड कर रहे हैं उसका भी इनको भत्ता दिया जाता है। सदस्यों को निःशुल्क आवास की सुविधा भी उपलब्ध होती है। ठीक है, तो 25 जनवरी सन 2020 से लागू संविधान का 104वां संविधान अधिनियम 2019 के पश्चात एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान विधानसभा से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो आंग्ल भारतीय सदस्य होता था, ये मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आपको बताया है, ऐसा यूरोपीय व्यक्ति जिसकी लगातार चौथी पीढ़ी भारत में रह रही हो, उस चौथी पीढ़ी को दर्जा मिल जाता है कौन सा, आंग्ल भारतीय का। ठीक है, तो पहले प्रावधान था कि विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति नामित किया जाएगा, उसकी सीट आरक्षित होती थी, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति का यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया। फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2003 में। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। और कौन सा संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन था वर्ष 2003 का, जो ये कहता है कि किसी भी राज्य में, जैसे मान लो किसी राज्य में 100 विधानसभा सीटें हैं, तो उसका 15%, मतलब कितना, 15 सीट, मतलब 15 लोगों को ही मंत्री पद मिल सकता है, उससे ज्यादा लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है बेटा, 91वां संविधान संशोधन है, कब का, 2003 का, जो मंत्री, मतलब कितने विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो किसी भी राज्य में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसके 15% से अधिक सीटों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मतलब 100 विधानसभा सीटें हैं तो 15 लोग ही मंत्री पद को ग्रहण कर सकते, इससे ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना जो है बेटा, ये हमारा पहला भाग है मध्य प्रदेश की विधानसभा का। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिए, और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी हो तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, आ सकते हैं। फीस भी बहुत नॉमिनल है, मात्र 1000 रुपये प्रति माह फीस है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे विद प्रैक्टिस एंड प्रिंटेड नोट्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।